राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग का टीजीटी मैथ्स का सेशन चल रहा है, जिसमें हम लोग आपका दूसरा टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आजकल में हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपकी लगभग 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। अब हम 1-2 क्लास हो गए कॉन्सेप्ट क्लासेस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लासेस करेंगे। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपके क्वेश्चन के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आपका। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम देखेंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे जो डीटीपीएसबी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहले उसमें से क्या है, मोरेरा थ्योरम। ठीक है, थोड़ा आज जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब जो टॉपिक्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपकी डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आइए मोरेरा थ्योरम कहती क्या है। मोरेरा थ्योरम कहती है कि अगर एफजेड आपका क्या है कॉन्टिन्यूअस है किसी रीजन आर में, तो उसके डोमेन में जो एफजेड डीजेड होगा वो किसके बराबर होगा, 0 होगा। तो वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। क्या कहता है मोरेरा थ्योरम, आपका कहता है कि एफजेड अगर कंटिन्यूअस है किसी रीजन आर में, तो उसके डोमेन में तो एफजेड डीजेड अगर 0 है तो फंक्शन कैसा होगा, आपका एनालिटिक होगा। ठीक है, तो आइए इसी चीज को उसके फॉर्म में लिखते हैं। इफ एफजेड इज कंटिन्यूअस, if fz is continuous in a simply connected region R, and for every simple closed curve, किसमें, क्लोज्ड कर्व में। ठीक है, एंड फॉर एवरी सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या हो गया, एफजेड डीजेड क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। देन एफ इज एनालिटिक। तो अब क्या करना है, देन एफ इज एनालिटिक। ठीक है, तो एफ कैसा हो जाएगा, आपका एनालिटिक हो जाएगा। सीधी सी बात है। मोरेरा थ्योरम क्या कहती है कि अगर एफजेड कंटिन्यूअस है किसी भी सिंपल कनेक्टेड रीजन आर में, ठीक है, किसी भी रीजन में जो एफ क्या है आपका अगर कंटिन्यूअस है, एंड फॉर एवरी सिंपल क्लोज्ड कर्व के लिए क्या हो जाएगा, एफजेड डीजेड हो जाएगा 0, तो एफ क्या हो जाएगा, आपका एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, मोरेरा थ्योरम आपकी ये कहती है। ठीक है, एनालिटिक विद इन आर। ठीक है, विद इन आर के अंदर क्या हो जाएगा, वो एनालिटिक होगा। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपकी आती है गॉसियन इक्वलिटी, उसे भी देखते हैं। गॉसियन इक्वलिटी देखते हैं कि इफ एफ इज एनालिटिक, एफ क्या हो, अगर एफ आपका एनालिटिक हो इन सर्किल ऑफ रेडियस आर, इन सर्किल ऑफ रेडियस आर, एफ क्या हो आपका एनालिटिक हो इन सर्किल ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर्ड एट ए, सेंटर्ड एट ए सेंटर पे और आर रेडियस पे क्या हो, एनालिटिक हो कोई फंक्शन आपका हो, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। किसी सर्किल में, ये तो सर्किल है, ये क्या है, सेंटर है, ये क्या हो गया, इसका रेडियस है। देन तो आपका क्या होगा, यहाँ पे इस चीज को देखने वाली बात है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, मॉड ऑफ
एफ एन ए, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ एफ एन ए इज लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा एम एन फैक्टोरियल ओवर आर के पावर एन। ये चीज आप क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे, ये आपके लिए याद करने वाली चीज है कि एफ एन ए क्या हो जाएगा एम एन फैक्टोरियल आर के पावर एन, वेयर एम इज सच दैट क्या होगा एफ ऑफ जेड जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू किसके होगा एम के होगा, ठीक है। एम इज क्या है अपर बाउंड ऑफ एफ ऑन सी। एम क्या है आपका एम इज अपर बाउंड किससे एफ ऑन सी पे क्या है वो अपर बाउंड है, ठीक है। तो क्वेश्चन इक्वलिटी कहती है कि अगर एफ आपका नेटिक है किसी सर्किल रेडियस किसी सर्किल में जिसका रेडियस आर और सेंटर क्या है ए है, यहाँ पे क्या है एक सर्किल को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे रेडियस आर है और सेंटर क्या है ए है, तो इसी सर्किल में देन आपका एफ की पावर एन ए जो होगा क्या होगा लेस देन आर इक्वल टू एम एन फैक्टोरियल अपॉन में क्या होगा आर की पावर एन, ठीक है। वेयर एम इज क्या है एम क्या है आपका एम अपर बाउंड है एफ ऑन सी पे और एफ जेड क्या है लेस देन इक्वल टू एम है, ठीक है। तो इसे नोट करिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस पे एक क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर रहे मोरेला थ्योरम को, ये तो नोट ही हो गई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, देखते हैं उसको। कह रहा है कि एफ जेड अगर मान लें हम एफ जेड इक्वल टू क्या कॉस जेड ऑन मॉड ऑफ जेड माइनस वन इक्वल टू क्या दे रखा है 2, ठीक है। देन आपको निकालना है, देन आपको क्या बताना है एफ ऑफ ट्रिपल डैश जेड आपको फाइंड करना है, ठीक है। इसको फाइंड करके बताइए क्या आएगा। अभी अभी जो हमने आपका ये फॉर्मूला देखा है इस पे इसी पे डायरेक्ट इसे लगाइए तब तक इसे हम इरेज कर रहे हैं। यही फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज करेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। हुआ नहीं हो पा रहा है? अरे भाई हमको क्या करना है, हमको एफ ऑफ जेड क्या दे रखा है, आप देखिए एफ ऑफ जेड क्या दे रखा है जेड माइनस वन, ठीक है। यहाँ से आपको एम की वैल्यू क्या दे रखी है 1 दे रखी है, 1 पे बाउंडेड हो रहा है। एन क्या दे रखा है एन 3 दे रखा है और आपको आर रेडियस कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, सेंटर 1 है रेडियस 2 है, ठीक है, -1 है। तो अब क्या करना है हमको, हमें सीधे से अपना क्या लगाना है एम एन फैक्टोरियल। तो एम की वैल्यू क्या है 1, पहले फॉर्मूला लगाना है आपको ना एम एन फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू बताना है, ठीक है। तो एम एन फैक्टोरियल अपॉन क्या आर के पावर एन, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। एम की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, एन फैक्टोरियल कितना है 3 का फैक्टोरियल ओवर आर कितना है, सॉरी रेडियस आपकी कितनी है, रेडियस आपकी 2 है, तो आर के पावर एन क्या है 2 के पावर 3, तो यहाँ 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 और 2 के पावर 3 क्यूब 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 8 हो गया, 2 से कैंसिल आउट 4 यानी क्या हो गया 3/4 क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है चीजों को फाइंड करना है। आपको फॉर्मूला देखिए कि एम एन फैक्टोरियल बाई में आर के पावर एन, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखें लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा एफ एन ए, ठीक है। नोट करिए फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं।
नोट हो गया? अब हम क्या देखेंगे? लियोवल्स थ्योरम देखेंगे जो आपके DSSS में प्रीवियस ईयर आई हुई है। ठीक है, लियोवल्स थ्योरम। ठीक है, लियोवल्स थ्योरम। लियोवल्स थ्योरम आप में क्या कहती है? कहती है एन एंटायर बाउंडेड फंक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, एन एंटायर बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट आपको बताती है, कांस्टेंट बताती है। और इसका निगेशन भी याद रखिए कि जो एंटायर बाउंडेड फंक्शन नहीं होगा वो क्या होगा? अनबाउंडेड होगा। ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं। सीधी से कहती है क्या? एन एंटायर बाउंडेड फंक्शन इस क्या हो जाएगा यहाँ पे? कांस्टेंट। ठीक है, एंटायर बाउंडेड फंक्शन कैसे होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, और इसका निगेशन देखेंगे हम लोग। इसका निगेटिव रूल देखें, वाइस वर्सा वाला कि इसका निगेशन क्या हो सकता है? उल्टा अगर पूछ लिया जाए नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन इज नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन इज, तो क्या हो जाएगा? अनबाउंडेड हो जाएगा। जैसे लियोवल्स थ्योरम अभी क्या कहती है कि इंटायर बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट, इंटायर बाउंडेड फंक्शन जो होगा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो जो नॉन इंटायर बाउंडेड फंक्शन होगा वो क्या होगा? वो अनबाउंडेड होगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है। जैसे प्रीवियस ये आपसे पूछ रखा था, हो सकता है इस साल आपसे ये पूछ ली, तो इसलिए आपको दोनों तरीके से चलना होगा। ठीक है, इसके बाद एक कंडीशन है आपकी कि एफ ऑफ जेड आपको दे रखा है अगर u प्लस आयोटा v इज एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी। ठीक है, अगर डोमेन डी में क्या है? एनालिटिक फंक्शन है, तो क्या होगा आपका? देन एफ जेड इज कॉन्स्टेंट, देन एफ जेड इज क्या होगा? एफ जेड कॉन्स्टेंट होगा, लेकिन कब? एफ जेड इज कॉन्स्टेंट इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कुछ कंडीशन हम लिख रहे हैं, उनमें से कोई एक कंडीशन आपकी फॉलो होगी तभी। ठीक है, इज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, कंडीशन कैसे कौन कौन सी है? पहला क्या है? एफ डैश जेड जो होगा वो वर्निसेस करेगा आइडेंटिकली इन डी। किसमें? डी में क्या होगा? वर्निसेस करेगा आइडेंटिकली, एफ डैश जेड जो होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन कहती है कि जो रियल पार्ट होगा एफ जेड का वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। रियल पार्ट क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक, इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगली कंडीशन आपके पास क्या है कि जो मॉड होगा एफ ऑफ जेड का वो भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। वो भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, और जो आर्गुमेंट होगी एफ ऑफ जेड की वो कैसी होगी? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है, जब इनमें से कोई एक कंडीशन आपकी क्या होगी? फॉलो हो जाएगी, तो आपकी क्या हो जाएगी? लियोवल्स थ्योरम के लिए चीजें कांस्टेंट होंगी। लियोवल्स थ्योरम आपकी कहती क्या है
कि एन इंटायर बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट, पूरा इंटायर बाउंडेड फंक्शन क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। इसका नेगेशन क्या है कि नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन क्या होगा, इज अनबाउंडेड। नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। एन इंटायर फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड, ठीक है, कांस्टेंट। एफ जेड ऑफ यू प्लस आई बी इज एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी। एफ जेड आपका यू प्लस आयोटा बी क्या होगा, फंक्शन डोमेन में डी में क्या होगा, एनालिटिक होगा। कब, देन एफ जेड इज कांस्टेंट। कांस्टेंट कब होगा, जब एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इन पांचों में से कोई एक कंडीशन आपकी फॉलो होगी। पहला कह रहा है कि एफ डैश जेड वेनिसेस आइडेंटिकली इन डी। एफ जेड क्या करेगा, वेनिसेस करेगा पूरी तरीके से, यानी हावी हो जाएगा, देन एफ डैश जेड आपको क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। रियल पार्ट ऑफ एफ जेड क्या रियल पार्ट ऑफ एफ जेड क्या मिल जाए, तो कांस्टेंट मिल जाए, या तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड क्या मिल जाए, कांस्टेंट मिल जाए, या तो मॉड ऑफ एफ जेड क्या मिल जाए, कांस्टेंट मिल जाए, या तो आर्गुमेंट ऑफ एफ जेड क्या मिल जाए, कांस्टेंट मिल जाए। इन पांचों में से कोई एक कंडीशन फॉलो होगी तो आपका एफ जेड कांस्टेंट मिलेगा किसी भी डोमेन डी पे, ठीक है। तो नोट करिए, उसके बाद आपकी पिकार्ड थ्योरम देखते हैं, अभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। नोट हो गया। हम देखेंगे आपके क्या, पिकार्ड थ्योरम, ये भी आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिकार्ड थ्योरम। पिकार्ड थ्योरम आपसे क्या कहती है कि नॉन कांस्टेंट जो इंटायर फंक्शन होगा वो लीव्स एटलीस्ट वन जो है रेंज का, मतलब वन फंक्शन जो उसमें से कम लीव्स कर देगा, ठीक है। नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन होगा, एटलीस्ट कम से कम वन जो आप उसका रेंज होगा, रेंज में से वन फंक्शन अपना क्या करेगा, लीव करेगा, ठीक है। आइए लिखते हैं कि नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन लीव्स मैक्सिमम वन वैल्यू, लीव्स मैक्सिमम वन वैल्यू इन इट्स रेंज, ठीक है। अपनी रेंज से क्या करेगी, मैक्सिमम वन वैल्यू क्या करेगी, लीव कर देगी, ठीक है। जैसे मान लिया कि रेंज क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स है आपके पास, ठीक है। रेंज मान लिया आपके पास क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो कॉम्प्लेक्स से क्या करेगा, कोई एक वैल्यू जो होगा उसका, जैसे ए से इन आउट हमने मान लिया, तो क्या कर देगी, उसमें से एक इन आउट को छोड़ देगी, ठीक है, ठीक है। जैसे आपके पास अगर e के पावर z है मान लीजिए, तो अगर इसकी रेंज लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स से एक चीज छोड़ देगी, तो कॉम्प्लेक्स से क्या हो जाएगा, ये जीरो में निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पिकार्ड थ्योरम क्या कहती है कि नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन होगा, नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन लीव्स मैक्सिमम एटलीस्ट वन वैल्यू इन इट्स रेंज, ठीक है। उसके रेंज से जो है कम से कम एक वैल्यू से लीव कर देगी, ठीक है। नोट करिए।
अब आता है आपका मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, ठीक है, ये भी शायद आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान देके समझिएगा। कह रहा है एफ जेड इज एनालिटिक, इफ एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड, एफ जेड क्या हो, एनालिटिक हो इनसाइड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, if fz is analytic inside on a simple closed curve C and is not identically not equal to constant, then जो f of z होगा मॉड में, f of z क्या होगा, टेंस इट्स, क्या टेंस करेगा, इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन C, टेंस इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन C, क्या करेगा, कह रहा है इफ एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड क्या आपका एनालिटिक है इनसाइड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व C, ठीक है, किसी भी सिंपल क्लोज्ड कर्व पे मान लीजिए कि एफ जेड क्या आपका एनालिटिक है क्लोज्ड कर्व C पे, एंड इज नॉट आइडेंटिकली नहीं, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब ना कि कांस्टेंट के इक्वल है, देन एफ जेड क्या अटेंस करेगा इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन C, ठीक है, C पे क्या करेगा एफ जेड मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा, ठीक है, तो इसे नोट करिए, स्पेस यहाँ थोड़ा सा कम हो जा रहा है, इसके बाद ऊपर इसको और अच्छे से समझते हैं, इसे नोट कर लीजिए। इतना नोट हो गया। पिकार्ड थ्योरम क्या कहते हैं कि अपने रेंज से क्या करेगा मैक्सिमम एक वैल्यू को छोड़ देगी, बस इतना ही मेन पिकार्ड थ्योरम का। अब मोटा मोटा अगर खाकर तैयार रखेंगे तो रहेगा। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, कह रहा है कि एफ ऑफ जेड ऑन जेड इक्वल टू क्या है 1, देन द पॉइंट वेयर एफ जेड अटेंस एफ जेड क्या होगा अटेंस होगा इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इट्स मैक्सिमम वैल्यू, जेड की 0 सी जेड इक्वल टू 1, डी ऑप्शन क्या है जेड इक्वल टू हाफ, ठीक है। अब आपको मेरे से क्वेश्चन है दे रखा है, इसमें कह रहा है कि एफ जेड ऑन जेड इक्वल टू 1, जेड क्या दे रखा है, मतलब ये क्या है जेड माइनस 0 सर्कल दे रखा है आपको, यहाँ पे सेंटर क्या है 0, रेडियस क्या है 1, देन द पॉइंट वेयर एफ जेड अटेंस इट्स मैक्सिमम वैल्यू, किस पे मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगी, आपको पहला ऑप्शन जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू -8 जेड इक्वल टू 1,
z इक्वल टू 1/2। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू देखना है। अब क्या करेंगे, आप एक बनाइए एक्सिस, ठीक है। अटेंस क्या करना है आपको, इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखना है। तो आपको क्या दे रखा है, z क्या 1, तो यहाँ से आप क्या लिखे z माइनस 0 इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे आपका रेडियस क्या है 1 है, और सर्किल मतलब ओरिजिन से है, तो ओरिजिन पे आप क्या करेंगे, एक रेडियस लेके क्या करेंगे, एक सर्किल को ड्रा कर लेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कहाँ मिल पे रही है, 1 पे मिल रही है, रेडियस कितना है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिलेगी आपकी 1 पे मिलेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 1 पे हमें क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हम उसके सर्किल्स को देख लेंगे, सर्किल कैसा है, सर्किल सेंटर से था, रेडियस कितनी थी 1, हमने 1 रेडियस लेके क्या किया, एक सेंटर ड्रा कर लिया, एक सर्किल ड्रा कर लिया, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था, तो मैक्सिमम वैल्यू हमको किस पे मिल रही है 1 पे मिल रही है, तो हमारा आंसर सी ऑप्शन हो गया, z इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमको देखना है, नोट कर लीजिए। फिर मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल देखते हैं। नोट हो गया। हमें क्या देखना है, मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। मैक्सिमम हमने देख लिया, हम क्या देखेंगे, मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। अब कैसे देखना है हमको, ठीक जो मैक्सिमम में थी, ठीक उसी तरीके से क्या करेंगे, आप देखेंगे कि एफ जेड क्या हो आपका, एनालिटिक हो, एफ जेड क्या होगा, एनालिटिक होगा, इनसाइड ऑन, इनसाइड किस पे, सी पे, ठीक है। एफ जेड क्या होगा, एनालिटिक होगा, नॉट आइडेंटिकली होगा, एफ जेड इज नॉट आइडेंटिकली कांस्टेंट, ठीक है। नॉट क्या होगा, आइडेंटिकली कांस्टेंट होगा, जैसे मैक्सिमम में था, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, एफ जेड अटेंस क्या करेगा, देन एफ जेड अटेंस मिनिमम वैल्यू ऑन सी, देन क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू अटेंस करेगा इस पे सी पे, ठीक है। नोट करिए। और एक चीज और है कि नॉन कांस्टेंट जो एनालिटिक फंक्शन होता है, नॉन कांस्टेंट जो नॉन कांस्टेंट आपके एनालिटिक फंक्शन होते हैं, मैप्स ओपन सेट टू ओपन सेट, ओपन सेट, ठीक है। कहां पे मैप होंगे, मैप्स ओपन सेट टू ओपन सेट, ठीक है। ओपन सेट से कहां पे, ओपन सेट पे ही मैप होते हैं, ठीक है। अगर यू ओपन है, जैसे इफ यू इज ओपन देन एफ ऑफ यू इज आल्सो ओपन, ठीक है।
जो आपके नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन होंगे, नॉन कांस्टेंट फंक्शन वो कहाँ पे, ओपन सेट से ओपन सेट पे ही मैप होंगे, ठीक है। जैसे कि आपका u अगर ओपन है तो एफ ऑफ यू क्या होगा, ऑल्सो ओपन होगा, ठीक है। तो इसमें नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। नोट हुआ? और हमें क्या देखना है हमें एनालिटिक फंक्शन जीरो पे देखना है, जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन। जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन क्या है कि एट पॉइंट z is equal to a at which fz क्या होगा यहाँ पे, at point z is equal to a at which fz is zero of the zero of क्या हो जाएगा, एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है। जैसे हमें देखना है जीरो ऑफ ऑर्डर m का, तो हम इस चीज कैसे देखेंगे, ठीक है। जैसे जीरो ऑफ ऑर्डर m, ठीक है। तो ये चीज कैसे होगी, जैसे कि इफ a इज जीरो ऑफ ऑर्डर m, ठीक है। हमने मान लिया कि a क्या है आपका, जीरो ऑफ ऑर्डर m का है, ठीक है। इफ a इज जीरो ऑफ ऑर्डर m, तो आपका f डैश क्या होगा, अगर f डैश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। f डबल डैश भी क्या हो जाएगा, जीरो हो सकता है। f ट्रिपल डैश भी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये जो है जीरो हो सकता है। यहाँ से आप आते जाए तो f ऑफ क्या होगा, m माइनस वन a भी आपका क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। बट f ऑफ m जो लास्ट वाला होगा वो आपका जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर a क्या है आपका, जीरो ऑफ ऑर्डर m है, तो f ऑफ a डैश आपका जीरो हो सकता है। f ऑफ सेकंड डैश मतलब सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव जीरो हो सकता है, लेकिन जो लास्ट वाला डेरिवेटिव होगा एकदम वो आपका जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके पास हम देखते हैं, अगर एग्जांपल के थ्रू समझे, जैसे आपके पास है f ऑफ z, एग्जांपल लें अगर कि f ऑफ z इक्वल टू z माइनस 2 के पावर 4, ठीक है। ये आपको मान लीजिए दे रखा है। अब हमको इसके थ्रू समझें अगर, तो आपका जो f डैश z होगा वो क्या होगा, यहाँ से f डैश z क्या हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, 4 z माइनस 2 क्यों बच गया। फिर f डबल डैश z निकलेगा यहाँ से, वो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 z माइनस 2 का स्क्वायर। f ट्रिपल डैश क्या होगा z का, 12 2 जा 24 z माइनस 2, और f जब आपका फोर्थ z करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 बच जाएगा, इसका 1 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 24। मतलब f का जो फोर्थ जेड आ गया, लास्ट वाला जेड आ गया, वो कितना आ गया 24। मतलब कि और सभी तो 0 हो सकते हैं, लेकिन लास्ट वाला होगा वो आपका 0
नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जीरो ऑफ ऑर्डर m, तो इसे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि z बराबर 2 इज ऑर्डर ऑफ इज जीरो ऑफ ऑर्डर 4, z बराबर 2 इज जीरो ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। ये क्या है, इस वाले हमारे एग्जाम्पल के लिए है कि जो z बराबर 2 है वो किसके लिए है, जीरो ऑफ ऑर्डर 4 है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से देखा हमारा 4 डेरिवेटिव क्या रहा, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो लास्ट वाला होगा वो आपका नॉट इक्वल टू 0 आएगा, बाकी कोई भी डेरिवेटिव आपको कुछ भी आ सकता है, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम सिंगुलरिटी के बारे में क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंगुलरिटीज कैसी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सिंगुलरिटीज आपसे जरूर पूछेगा, इतना ध्यान करके चलिएगा। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, सिंगुलरिटी, ठीक है। सिंगुलरिटी जैसे कोई z बराबर z0 है तो उसके पॉइंट पे सिंगुलरिटीज हमें चेक करनी है, तो क्या होगा, उस पॉइंट पे सिंगुलरिटी ना होके, उस पॉइंट पे एनालिटिक ना होके, उसके नेबरहुड पे किसी भी पॉइंट पे क्या हो, सिंगुलर हो, ठीक है। उस किसी पॉइंट पे क्या हो, एनालिटिक हो, तो ये हमारी चीज क्या हो जाएगी, सिंगुलरिटीज हो जाएगी। जैसे ये पॉइंट z बराबर z0 इज पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, इस पॉइंट पे ना होगी, इसके नेबरहुड पे क्या हो, एनालिटिक हो जाए, तब इफ fz is not analytic, fz is not analytic at z बराबर z0, but z बराबर z0 पे तो एनालिटिक ना हो, लेकिन बट इसके z0 के नेबरहुड पे क्या हो, एनालिटिक हो जाए, ठीक है। बट z0 but it is analytic at least one point in neighborhood of z0, ठीक है। मतलब कि कोई पॉइंट अगर z बराबर z0 है तो z0 पे एनालिटिक ना होके z0 के नेबरहुड पे एटलीस्ट वन पॉइंट पे क्या हो, एनालिटिक हो जाए, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाएगी, सिंगुलरिटीज हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे दो काइंड की सिंगुलरिटीज हमें देखने को मिलती हैं, एक आइसोलेटेड, एक नॉन आइसोलेटेड।
एक क्या होती है आइसोलेटेड, एक क्या होती है नॉन आइसोलेटेड। ठीक है, ये क्या होती है इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे सीधी सी बात है, आपको कहीं पे क्या हो एक पॉइंट मान लीजिए जेड नॉट जैसे हो जा रहा है तो कैसी हो जाएगी आइसोलेटेड हो जाएगी। सीधी बात है, इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 such that the circle mod of z minus z naught is less than epsilon encloses not singular। ठीक है, कैसी होगी not singular points other than z naught। ठीक है, कैसी हो जाएगी डेल्टा का ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो z माइनस z नॉट सर्कल जो का लेस देन क्या होगा रेडियस से हो जाएगा, तो ऐसे क्या हो जाएगी नॉट सिंगुलर अदर देन z नॉट। z नॉट के अलावा कहां भी सिंगुलर नहीं होगी। ठीक है, बस एक ही पॉइंट पे सिंगुलर होगी उसी पॉइंट पे, उसके अलावा उसके नेबरहुड पे कहीं भी सिंगुलर नहीं होगी। ठीक है, ये क्या कहता है आपका, ये कहता है आइसोलेटेड। ठीक है, नॉन आइसोलेटेड क्या कह रहा है कि फॉर एवरी डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 such that the सर्किल आपका क्या हो जाएगा z माइनस z नॉट इज लेस देन डेल्टा। ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको सर्किल मिल जाएगा इन क्लोजर सिंगुलर पॉइंट्स अदर देन z नॉट। ठीक है, अदर देन z नॉट। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आपको सिंगुलर पॉइंट z नॉट पे ही हो रहा था, लेकिन यहाँ से क्या होगा अदर देन z नॉट। जैसे आपके पास ये कोई है यहाँ पॉइंट है तो इसको छोड़ के बाकी क्या होगा हर जगह पे सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, बट इस पॉइंट पे नहीं होगा, और यहाँ पे क्या होता है आइसोलेटेड में उसी पॉइंट पे होता है, उसके अलावा का नहीं होता, और यहाँ पे नॉन आइसोलेटेड में उस पॉइंट में होता है उसके नेबरहुड में होता है। ठीक है, तो इसे नोट करिए, उसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो आपका मान लीजिए कि एफ ऑफ जेड दे रखा है 1/z माइनस 1, तो ये दे रखा, तो ये आपका कहाँ पे सिंगुलर हो रहा है, कहाँ पे आइसोलेटेड हो रहा है, और ये किस तरीके से क्या है, ये मतलब सिंगुलरिटी इसकी क्या हो रही है 1 पे हो रही है, सीधी सी बात है। तो देखिए पॉइंट पे हो रही है ना सिंगुलरिटी इसकी, कहाँ पे जेड बराबर 1 पे, तो एक पॉइंट पे हो रही है, तो जब एक ही पॉइंट पे हो रही है तो कैसी हो जाएगी आइसोलेटेड, ये कैसी हो जाएगी आपकी आइसोलेटेड हो जाएगी। और अगर एग्जाम्पल हम देखें log z का, अगर हम fz बराबर क्या ले लें log z ले लें, तो log z क्या हो जाएगा z बराबर यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा z बराबर 0 हो जाएगा, और जब ये z बराबर 0 हो जाएगा तो क्या पॉइंट पे है सिंगुलरिटीज, 0 पे तो कोई सिंगुलरिटी नहीं होगी, बट 0 के नेबरहुड में जैसे 0 से थोड़ा सा बढ़ेंगे या थोड़ा सा घटेंगे तो उसमें सिंगुलरिटीज हो जाएंगी। तो ये कैसी हो जाएगी आपकी नॉन आइसोलेटेड, कैसी हो जाएगी नॉन आइसोलेटेड। ठीक है, तो इसे नोट करिए, इसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक क्लास आपकी और होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे हमको लॉरेंस सीरीज का एक्सपेंशन देखना है,
और टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज देख के उसके बाद आपका रेसिड्यू पे पहुंच के रेसिड्यू को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, अच्छी लग रही हो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप अपने क्लासेस का रिवीजन करते रहिए, प्रॉपर नोट्स का रिवीजन करते रहिए ताकि क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाए और आप क्वेश्चन को अच्छे से आसानी से टैकल करके आगे बढ़ पाए, ठीक है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए स्मूथली चीजों को याद रखना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली का डेली रिवीजन करते रहेंगे, जिससे आपको आने वाले सवालों में कोई दिक्कत ना होने पाए। ये सब चीजें क्या है, सब चीजें आपके माइंड में क्लिक हो जाएंगी तो अच्छी बात है, अगर क्लिक नहीं हो पाएंगे तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम्स होंगी। ये सब यूजी पीजी का कोर्स चल रहा है, आपको भी पता है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ना। 8, 9, 10 तो है नहीं, 11, 12 को जितना आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। हम लोग मिलकर साथ साथ मेहनत करेंगे और चीजों को आगे लेकर बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलकर मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।